गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 8वीं कक्षा के छात्रों का कविता 8 दूसरी इकाई की कविता 8 जिंदगी का सफ़र नंदलाल पाठक जी की द्वारा ये लिखित गज़ल प्रकार में आने वाली कविता हम देखने जा रहे हैं। गज़ल के अलग अलग उन्होंने जो शेर लिखे हुए हैं उनमें से कई शेर या कई काव्य के विभाग हमने पहले देखे हुए पहले विषय में। तो आज हम उसी कविता का अगला हिस्सा देखने जा रहे हैं। जिंदगी का सफ़र नंदलाल पाठक जी की ओर से जो कविता है वह कवि ने किस प्रकार परोपकार का अर्थ बताया है, बलिदान का महत्व बताया है, ये देखने के लिए देखिए ये पहली चारों अनुमतियाँ हमने देखी। पहले सफ़र में ज़िंदगी का कितना कुछ सामान रहता है, वो खुशकिस्मत है जिसका हम सफ़र ईमान रहता है। दूसरी अनुमति है सुखी वह है ज़मीन से जो जुड़ा रहता है, नदी चलती है झुककर रास्ता आसान रहता है। इस दूसरी अनुमति का भी अर्थ मैंने आपको स्पष्ट किया है। तीसरी अनुमति आगे देखिए, मेरा परमात्मा मेरी तरह बिल्कुल अकेला है, मुझे उसका उसे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। तीसरी अनुमति है ये। इसके बाद चौथी अनुमति जो मैंने लास्ट पीरियड में पढ़ाई, वे मरकर भी अमर है, प्यार है तप त्याग से जिनको, चला जाता है जब इंसान तब बलिदान रहता है। किस प्रकार इंसान के मरने के बाद वो लोगों की याद में रहता है तो अपने कार्य से, और वो अमर रह जाते हैं। अमर माने कभी न मरने वाले, उनका कार्य तो सदैव लोगों को याद रहता है। शरीर से तो वो मृत्यु पाते हैं लेकिन लोगों में यादें बनकर रह जाते हैं, अमर बनकर रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं तो वे मरने के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। आज हम इस कविता का अगला विभाग देखने जा रहे हैं। अगली अनुमति पांचवी अनुमति गज़ल है। देखिए सामने है आपके, मेरे भी पास यादों और खजानों सपनों के खजाने हैं, मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है, भिखारी के घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। इस अनुमति गज़ल में कवि ने क्या बताना चाहते हैं नंदलाल पाठक जी? तो मेरे भी पास यादों और सपनों के खजाने हैं, इसका अर्थ है कि भले यादें, खजाना माने अपनी जो प्रॉपर्टी वॉट एवर भी है, तो मेरे पास क्या है, यादें हैं और सपने हैं। कैसे हैं? यादें माने जो जीवन में घटनाएं घटित है वह मेरे है। बहुत सारी संपत्ति तो मेरे पास नहीं है लेकिन क्या है, यादें हैं। और आगे सपनों में कि क्या है, खजाने हैं कि मैं आगे करूँगा वो करूँगा, ऐसे सपने हमने खजाने में रखे हुए हैं। तो संपत्ति तो कुछ नहीं है लेकिन क्या है, खजाना क्या है, मेरे खजाने तो यादों और सपने ही मेरे खजाने हैं। तो जिनके लिए कवि आगे कहते हैं कि भिखारी के भी घर में कुछ न कुछ सामान रहता है। संसार का सबसे गरीब इंसान अगर भिखारी भी है तो वो भी, उसके पास भी कुछ न कुछ तो उसका सामान है। उसे रहने के लिए घर भी नहीं रहता है, रास्ते के बगल में वो रहता है, लोगों से भीख मांग कर रहता है, लेकिन फिर भी उसके भी पास कुछ न कुछ सामान रहता है। उसी प्रकार कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भिखारी के पास भी कुछ न कुछ सामान रहता है, उसी प्रकार मेरे पास भी यादें और सपने हैं। और जो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए, सपने माने आगे होने वाले हैं, और खजाने में वह है कि परिस्थितियाँ बदल सकेगी और आगे ये सपनों हैं उनके, और यादें माने बीती हुई बातें अपने जीवन की है, लेकिन सपने ऐसे हैं कि हम आगे अच्छी तरह तरक्की कर पाएंगे। इसलिए कवि कहना चाहते मेरे पास संपत्ति कुछ नहीं लेकिन मेरे पास खजाने क्या हैं, सपने हैं और यादों की याद है ये मेरे खजाने हैं। लेकिन भिखारी के घर में भी कुछ न कुछ सामान होता है, मतलब उसकी में भी उसे भी लगता है कि आगे मेरी ज़िंदगी बदलेगी। उसकी भी आंखों में सपने होते हैं कि आगे परिवर्तन हो जाएगा, कुछ न कुछ जो आशावाद लेकर इंसान जीवन बिताता है। कि समझ में आ गई पंक्ति? अब अगली पंक्तियाँ देखिए कविता की। ज़रूरी है करे नेकी तो खुद दरिया में डाल आए, ज़रूरी है करे नेकी तो
तो खुद दरिया में डाल आए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। कविता की इस पंक्तियों का सरल भावार्थ मैं समझा रही हूँ। देखिए कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि ज़रूरी है करें नेकी। नेकी का अर्थ क्या है कि हम अच्छी बातें करें। नेकी माने दूसरों के काम आए, परोपकार जिसे कहा जाता है। लेकिन दूसरों के ऊपर परोपकार करो, लेकिन कैसे करो? तो खुद दरिया में डाल आए। ज़रूरी है करें नेकी, दूसरों को मदद करनी चाहिए, नेकी करनी चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? तो खुद दरिया में डाल आए। खुद दरिया में डाल आए माने उसे छोड़ देना चाहिए। दूसरों को मिलेंगे मैंने ये किया वो किया वो याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि दरिया में डाल आए मतलब छोड़ दे, याद नहीं रखना है, उसे करके आगे चलते चलते रहना है। दूसरों के लिए उपकार किए, मैंने उसके लिए इतना किया, उसके लिए, और बार बार बोल कर दिखाया या कर, तो हमने कुछ अच्छा ही नहीं किया। जब हम करते हैं भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने इसके लिए इतना किया इतना किया, ऐसा नेकी करने के बाद हम बार बार ये करें तो उस नेकी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कवि का कहना है ज़रूरी है करें नेकी तो खुद दरिया में डाला है। खुद दरिया में डाला है, हिंदी का एक ये है वचन है कि करें नेकी तो खुद दरिया में डाला हो, मतलब अच्छा कार्य करते चलो, उसे बार बार उगालते मत रहो या दूसरों को बताते मत रहो। तो उस उपकार को हमें भूलना चाहिए कि मैंने उसकी मदद की तो वो दूसरा ज़रूर हमें भलाई मिलेगी। कैसे? निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि अगर हमने उसे आशा रखी कि मैंने आज इसको ये मदद की तो वो भी मुझे मदद करे, ये याद रखे, और उसने नहीं की मदद, तो हमें निराशा होती है। लेकिन कवि आगे कहना चाहते हैं निराशा तो उसको होती है जो आशावान रहते हैं। आशावादी होना ज़रूरी है, ये हमने पहले भी देखा है कि अपने जीवन में अच्छी बातें आएंगी, हमें देखना ज़रूरी है, लेकिन मन में निराशा नहीं रखनी चाहिए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। कवि का कहना है कि हम आशाएं रखेंगे, मैंने उसकी मदद की तो उससे भी मुझे करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम निराश हो जाएंगे अगर उसने मदद नहीं की। इसीलिए करने की और दरिया में डाल, जो हिंदी में बोला जाता है कि दूसरों के लिए अच्छा काम करके भूल जाने का, हमारे लिए भी अच्छा रास्ता बनता ही है उस वक्त, क्योंकि लेकिन हमें उसे अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। मैंने उसके लिए इतना किया इतना किया इतना किया, तो हम उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। जितना हो सके दूसरों के काम के लिए करते रहे। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है। कवि का कहना है हमारे आशा के अनुकूल होगा ही ऐसे नहीं, तो हमें निराशा होगी अगर उसने हमारा काम नहीं किया, जिसकी मदद की हमने और उसने कभी हमें मदद नहीं की, तो हमें निराशा हो जाती है, अरे मैंने इतना किया उसने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, हम तो उसके बावजूद भी दूसरों को मदद करते रहना चाहिए। निराशा उसको होती है जो आशावान रहता है, मतलब कि दूसरों के साथ हम आशा नहीं रखेंगे कि मैं करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। ऐसे हमें आशा की वादी होना चाहिए, लेकिन तब निराशा होगी जब वो सामने वाला व्यक्ति नहीं कर पाता है मदद उस प्रकार की आप चाहते हैं, तो उस वक्त आपको निराशा होती है, मैंने इसके लिए इतना किया कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको निराशा होगी। इसलिए आशावान बने रहो। आशावादी क्यों होगा? जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मानकर चलो, दूसरों को दोषारोपण मत करते रहो। पहली पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसी उपकार को भूल जाना चाहिए। अगर हमने भूले ही नहीं और भलाई के बदले उस व्यक्ति से आशा रखी कि अरे उसने मुझे मदद करनी चाहिए, तो ये व्यवहार अच्छा नहीं होगा, बल्कि मुझे उस वक्त शायद निराशा भी मिल सकती है। लेकिन इसके लिए हम किसी से मदद करें तो आशा ना रखें, तो केवल क्या करें, करते चले कार्य, भले से कोई याद रखे कोई न याद रखे, लेकिन अपने आप को तो ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड लास्ट अनुमति कविता की, ये दुनिया है धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है, यहाँ ऐसे रहो कि जैसे कोई बेईमान रहता हो। अलग अलग अनुमतियों में कवि ने जो बताया है
कि ये दुनिया धर्मशाला है। आजकल हम बाहर जाते हैं तो होटल में रुकते, पैसा देकर ऐसी जगह सारी सुख सुविधाएं पाते हैं कि नहीं आज हम इस रेस्टोरेंट में रुके, इस होटल में रुके हैं। लेकिन कभी कहते ये दुनिया एक धर्मशाला की तरह, धर्मशाला माने लोगों की ठहरने की व्यवस्था की जाती है, जहाँ लोगों की अच्छाई के लिए कार्य किए जाते हैं। धर्मशाला में कम किराया होता है, सादा जीवन, उच्च विचार, इस प्रकार के लोग रहा करते थे पुराने ज़माने में। ये इस प्रकार लोग सराय में माने धर्मशाला में रहते थे। तो जैसे लोग आते हैं धर्मशाला में, वैसे ही जीवन में भी ऐसा ही है। ये दुनिया धर्मशाला है, उस धर्मशाला की तरह है। जिसको ज़रूरत है वो आता है, वो अपना कार्य करता है, कार्य होने के बाद चला जाता है। उसी प्रकार इस ज़िंदगी के सफ़र में क्या करना है, एक आना जाना होना ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे रिश्ते कायम बने रहेंगे। जिस प्रकार यात्री धर्मशाला में 2-4 दिन रुककर चला जाता है लेकिन अपनी यादें छोड़ जाता है, उसी प्रकार हमें भी इस दुनिया में जन्म लेते वक्त आना है और अपना कार्य करने के बाद ज़रूर इस दुनिया से चले जाना। लेकिन अंतिम की पंक्तियाँ कवि कहता है, यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है। लेकिन एक बार आपको जीवन मिला तो आपको कैसे रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी एक दिन मुझे जाना है इस संसार से, ये सबको पता होना चाहिए। और जैसे मेहमान आने के बाद घर में खुशियाँ फैलती है, उसी प्रकार अपने जीवन का आनंद उठाते हुए कार्य करना ज़रूरी है। जैसे यात्री धर्मशाला में उतरते हैं, वैसे हम भी धरती पर जन्म लेकर आते हैं और यहाँ आने जाने के बावजूद भी हमें अच्छे बर्ताव करना ज़रूरी है। जैसे कोई मेहमान रहता है, मतलब उस अतिथि के घर जब कोई मेहमान आता है तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन पूरे वक्त के लिए रहने के लिए आए तो अच्छा नहीं। इसीलिए हम एक न एक दिन इस दुनिया से निकल जाना ही होगा। जो आया है वो मुरझा ही जाएगा, जो आया है वो बाहर ही निकल जाएगा, भले वो उम्र के हिसाब से कैसे कैसे। लेकिन कभी यहाँ कहना चाहती है, अपना जीवन भी वैसे ही है। यह दुनिया धर्मशाला है, तो इस दुनिया में ऐसे ही हमें क्या करना है, मेहमान की तरह रहना है। क्योंकि मेहमान माने जो हमारे घर में आते हैं तो खुशियाँ फैलती हैं। हमें ज़िंदगी एक न एक दिन निकाल कर बितानी है। इसके लिए मेहमान कैसे सबको आने के बाद घर में खुशियाँ देता है, उसी प्रकार हम भी जीवन के रास्ते पर आए हैं तो हमें अच्छे रहकर हमें जाना चाहिए। कभी भी मृत्यु आ सकती है, जन्म लिया है तो उस वक्त हमें अच्छे कार्य से निकल जाना चाहिए। ये दुनिया धर्मशाला है, यहाँ बस आना जाना है। यहाँ ऐसे रहो जैसे कोई मेहमान रहता है, मतलब संसार में आने वाले लोग, ज़िंदगी के में आने वाले लोग इस धर्मशाला में आने जाने वाले लोगों की तरह है। कुछ दिन रहना, फिर आगे चलते जाना। कुछ दिन सफ़र करते हुए आगे धर्मशाला में रुकते, फिर 2-4 दिनों बाद चले जाते दूसरी धर्मशाला। इस प्रकार आना जाना तो रहेगा ही, लेकिन अच्छाई की तरह बर्ताव करके रहना ज़रूरी है, मेहमान की तरह हो। ओके, समझ में आ गया। इस प्रकार मैंने सारी पंक्तियाँ स्पष्ट की हैं। आशा रखती हूँ कि सबको समझ में आया होगा। ये कविता ज़िंदगी का सफ़र जो नंदलाल पाठक जी ने, मैंने हर एक शब्द को स्पष्ट किया है। प्रश्नोत्तर और कविता जो भी कार्य है वो आपको दिया जाएगा, ज़रूर आप लिखेंगे अच्छे हस्ताक्षरों में, लेकिन पढ़िए भी 2 बार ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगी। ओके।